जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद से जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब रहता हूं। ये वीडियो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से अपलोड किया जा रहा है। टॉपिक वाइज वीडियो है। लोक प्रशासन के सेकंड पेपर की लास्ट यूनिट में करप्शन का चैप्टर है, तो करप्शन के चैप्टर पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से समझिए और सुनिए। करप्शन कब कहते हैं, भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार कब कहते हैं? एक तो मेरा आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने बताया हुआ है, वो मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कुछ बातें बताई हैं कि किन बातों को भ्रष्टाचार माना जाता है, उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, विचार दे रहा हूँ, और उस पर गहराई से आपको चिंतन करना है कि भ्रष्टाचार हम क्यों करते हैं और काला धन क्यों जनरेट होता है, काला धन कैसे, कहाँ वगैरह, ये इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहले तो भ्रष्टाचार के स्रोत क्या हैं? उसी बात को हम बेईमानी कहते हैं, उसी को भ्रष्टाचार कह सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है तो बेईमानी है, भ्रष्टाचार नहीं है। करप्शन सरकारी शक्ति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। करप्शन टर्म इज यूज्ड व्हेन वी यूज द गवर्नमेंट पावर। शक्ति को प्रयोग न करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, शक्ति के प्रयोग को करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, अवैध मनी। जब जनता अधिकारी के पास आती है और कहती है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें, यानी कि मैंने एक लाइसेंस अप्लाई किया है, कृपया वो मुझे दे दें। अधिकारी कई उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वगैरह, जिसको पूरा करने में उन्हें वक्त लगना है। तो पब्लिक के लोग ऐसे में अधिकारी को ब्राइब करते हैं, घूस देते हैं, उसको घूस कहेंगे, ब्राइब कहेंगे। तो वो धन जो दिया जाता है वो अवैध धन है, और ये धन जो है वो भ्रष्टाचार का कारण है। तो एक तो भ्रष्टाचार होता है शक्ति प्रयोग करने के लिए। एक आदमी क्लर्क के पास जाता है कि सर ने ये फाइल मंगाई है, आप कृपया जल्दी भेज दीजिए। उस क्लर्क हीला हवाला करता है, टाल मटोल करता है। तो वो जो क्लर्क को पैसा देता है कि फाइल जल्दी पहुंचा दें, ये शक्ति का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि वो फाइल निकालना उस क्लर्क की ही शक्ति में है और दूसरा व्यक्ति उस फाइल को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो पहला भ्रष्टाचार है शक्ति का प्रयोग करने के लिए। एक भ्रष्टाचार होता है शक्ति का प्रयोग न करने के लिए। अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी पर जुर्माना लगा रहा है, सजा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ऐसा ना करें, कृपया मुझसे ये पैसा लीजिए और अपनी शक्ति का प्रयोग ना करिए। दो बातें हुई। एक क्लर्क जो, इसी बात में दूसरी बात है, एक क्लर्क जो अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की फाइल में, एप्लीकेशन पर अपनी टिप्पणी अगर लगा देगा तो अधिकारी कार्रवाई करने पर बाध्य हो जाएगा। तो वो क्लर्क से कहता है कि आप टिप्पणी ना लगाइए, अगर आप ये नोट लगा देंगे मेरे लेटर पर तो अधिकारी मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आप ये नोट न लगाइए, इस बात को हजम कर जाइए, मैं आपको इसके लिए पैसा दे रहा हूँ। याद रखिए, भ्रष्टाचार की शुरुआत हमेशा जनता की ओर से होती है। अगर जनता सही है तो कभी अधिकारी या कर्मचारी पैसा नहीं मांग सकता। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अब तो मांगते हैं, बेशर्मी से मांगते हैं, तो फिर आदत पड़ जाती है। जनता देती है, देती चली जाती है, तो लोगों की आदत पड़ जाती है। और जैसा मैंने एक वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे ऑफिसर्स हैं, ये तो नमूना है, 0.1% भी नहीं है, मैंने जो देखा है। उनको बताने से कोई आपको लाभ नहीं है, लेकिन एक हमने हिंट दिया आपको खाली। तो दूसरे प्रकार का भ्रष्टाचार। तीसरे प्रकार का ये होता है शक्ति का प्रयोग तो करिए, लेकिन मेरे ऊपर नहीं, मेरे प्रतिद्वंदी के ऊपर, मेरा जो कॉम्पिटिटर है उस पर करिए शक्ति का प्रयोग। मेरी दुकान पर, मेरे शोरूम पर, मेरे व्यापार पर शक्ति का प्रयोग न करिए, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे कॉम्पिटिटर पर अपने पावर का प्रयोग करते हैं, उस पर रेड डाल देते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसके बही खाते मंगा लेते हैं, उसको जो है चेक करते हैं, या उसके खिलाफ ये शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको इतना पैसा और दूंगा। तो शक्ति का प्रयोग न करने और करने दोनों के लिए पैसा दिया जाता है। इसका उल्टा, शक्ति का प्रयोग मेरे लिए तो करिए, मेरा काम तो कर दीजिए, लेकिन सर वो भी आएगा, मेरा प्रतिद्वंदी भी आएगा काम कराने के लिए, उसको थोड़ा अटका दीजिए, ये पैसा लीजिए, ये अटका दीजिए, उसको जरा अटका दीजिए, उसका काम ना होने पाए, तो मेरा व्यापार ठीक से चलता रहेगा। 4 प्रकार। इन्हीं में एक प्रकार पांचवा ये आ जाता है कि काम जल्दी कराने के लिए। जल्दी कराने के लिए भी धन दिया जाता है। कोई काम अपनी गति से होगा तो सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मेरा समय बचेगा, मैं व्यापारी हूं, अगर व्यापारी का समय कीमती होता है तो मैं आपको पैसा दे रहा हूं इसके लिए। जनता का ये प्रलोभन, ये उपहार, या ये भ्रष्टाचार, या ये घूस, ये अधिकारी या कर्मचारी को दी जाती है।
देर करने के लिए भी दी जाती है। अगर ये तय है कि शक्ति का प्रयोग होना ही है, मैं बच नहीं पाऊंगा, अगर जनता सोचती है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे घर पर बुलडोजर चलना ही है क्योंकि मैंने सड़क की सीमा बना रखा है, तो डिले करने के लिए सारे लोग रहने वाले मिलकर एक पैसा दे देते हैं कि इसको टाल दीजिए और देखा जाएगा, तब तक कुछ बिजनेस कर लें। दुकानें खुली हुई हैं सड़क पर, तो कुछ बिजनेस कर लेंगे। तो संभावित बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करके उसका एक हिस्सा बुलडोजर चलाने वाले शक्तिशाली अधिकारी को दे दिया जाए, तो वो किसी बहाने से टाल सकता हो तो 6 महीने टाल दीजिए, जितना अधिक टाल दीजिए। पुलिस को भी लोग इसी प्रकार देते हैं कि अरेस्ट तो होना है तो मत करिए, पर डे के हिसाब से भी पैसे दे दिए जाते हैं। एक व्यापारी ने मुझे एक बार बताया था, वो पर डे के हिसाब से पैसे देता था कि अरेस्ट ना हो। उसको ये कहा गया था कि अरेस्ट तो तुम होगे ही, तो पर डे के हिसाब से कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया गया था। एक करप्शन ये होता है। एक करप्शन अफवाह फैला के होता है। अफवाह फैला के ये होता है सबके खिलाफ ये होने वाला है, पूरे बाजार पर गाज गिरने वाली है, पूरा बाजार जो है कॉमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं वो जो है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कॉमर्शियल करा लें, अपना कॉमर्शियल टैक्स जमा करा दें वगैरह वगैरह। अवैध बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी, अफवाह फैला दी, जबकि कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग मिलकर पैसा देते हैं। ऑफिस में अफवाह फैला दी जाती है ट्रांसफर हो रहा है सभी का, डिपार्टमेंट में पूरे में हवा फैला दी जाती है सबका ट्रांसफर होगा, तो लोग डर के मारे पैसा दे जाते हैं। मेरे यहाँ सेल्स टैक्स में जो है एक ये अक्सर अफवाह फैलाई जाती थी, और ख़ास करके एक विशेष पार्टी के समय में, जब वो पार्टी पहली पहली बार आई थी, कभी भी नहीं रही थी इससे पहले, तब एक अफवाह फैलाई गई थी कि इस साल ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और एक्चुअली वो नहीं हुए। ये सन 92 की बात है, 93 की बात है शायद, 92 या 93, 92 या 93 की बात है। तो यूपी में भाई नई नई सरकार आई थी, पहली बार सरकार आई थी, हवा फैला दी कि ट्रांसफ़र नहीं होंगे, सरकार पर खर्चा बढ़ता है, नहीं होंगे। डर के मारे लोग गए, जाके बहुत से लोग पैसा दे आए कि हमारा कर दीजिए। जो फंसा हुआ है गलत जगह पे वो पैसा दे देता है। खैर ट्रांसफ़र नहीं हुए, लेकिन सिर्फ उनके हो गए जो जाके पैसा दे आए थे, उनके हो गए। अफवाह से भी बहुत पैसा आता है। कभी कभी अफवाह फैलाई जाती है ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कभी कभी फैलाई जाती है ट्रांसफ़र होंगे। दोनों ही कंडीशन में पैसा आता है। जब अफवाह फैलाई जाती है ट्रांसफ़र होंगे तो बहुत से लोग रुकवाने के लिए पैसा दे आते हैं, और जब फैलाई जाती है कि नहीं होंगे तो बहुत से लोग अपना करवाने के लिए दे आते हैं। दो ही तरह के लोग होते हैं। तीसरे तरह के तो बहुत कम होते हैं, कहीं भी कर दो, कहीं भी भेज दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं, ना पैसा देना ना मतलब। तो एक ये अफवाह फैलाकर भी होता है, इस प्रकार से भी होता है। एक होता है कि एक्सेसिवली डरा दिया जाए किसी को, फिर काम नियमानुसार ही किया जाए। मान लो मैं टैक्सेशन ऑफिसर हूँ, जो कि मैं रहा हूँ, तो अगर मेरे सामने कोई क्लाइंट आता है, कोई व्यापारी आता है, मैं उससे कहता हूँ भाई तुम्हारे ऊपर तो जो है 5 लाख रुपए टैक्स बनता है, जाके वो कहता है नहीं सर मैं तो 1.5 लाख एक्सेप्ट किया है, कि नहीं तुमने गलत किया है, मैं कैलकुलेशन बता दूं, इस धारा में इतना लगेगा, इतना, भाई 5 लाख लगेगा। मुझे पता है 1.5 ही लगेगा, लेकिन मैंने उसको इतना उलझा दिया कि वो एक्ट समझता नहीं है, तो इतना उलझा दिया। अगर वकील समझता भी है एक्ट, उसके साथ अगर वकील आए हुए हैं, तो वकील को धीरे से आंख दबा दी कि वकील साहब आपको भी मिल जाएगा हिस्सा। वो तो बनी बनाई बात है, 25% वकील का होता ही है। अगर अधिकारी जो पैसा लेता है उसका 25% ईमानदारी से वकील को देना ही होता है। अगर ये ईमानदारी वो नहीं बरतेगा तो वकील लोग मिलकर उसे जो है कहीं का नहीं रहने देंगे, वो मिलता ही है। तो वकील वैसे भी खुश रहते हैं कि अगर धमका दिया, अब धमका दिया 1.5 लाख नहीं 5 लाख टैक्स लगेगा, अब बीच में सौदा हो गया भाई 1.5 लाख मुझे दीजिए, तो आपका जो है मैं 1.5 ही लाख मान लूंगा। व्यापारी भी सोचता है कि चलो बच गए, जान बची लाखों पाए, 1.5 लाख दे दिया, वकील साहब भी खुश और अधिकारी भी खुश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हैं, फिर क्या दिक्कत है। वकील भी खुश, अधिकारी भी खुश, व्यापारी भी खुश। अब बताओ कोई दुखी हुआ कहीं? यहाँ ऐसे करप्शन में दिख रहा है कोई दुखी है? व्यापारी को लग रहा है 5 लाख टैक्स लगता है, इससे अच्छा 3 ही लाख खर्च हुआ। 1.5 तो लगा टैक्स जो एक्सेप्टेड है, 1.5 लाख की घूस देनी पड़ी, 3 लाख में काम चल गया, 2 लाख तो बच गए। व्यापारी 2 लाख बचे की खुशी में, वकील साहब को जो है 37,500 मिल गए, 1.5 लाख का 25% वो मिल गए। अधिकारी को जो मिल गए बाकी मिल गए, वो मिल गए, सब प्रसन्न है। इससे बढ़िया और क्या? अब बताओ देश से घूस कैसे खत्म होगी? जिस बात से सब प्रसन्न है उससे कौन खत्म कर सकता है उसे? तो डरा कर भी होता है, धमका कर भी होता है, कई ऐसे मामले कर ब्लैकमेल करके भी घूस ली जाती है। मान लीजिए मैं बिक्री कर विभाग में अधिकारी हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी, ज्वाइंट कुछ भी हूँ,
मेरे सामने वकील व्यापारी आते हैं, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा मामला ये तो ठीक है सेल्स टैक्स के हिसाब से, लेकिन तुमने ये एक्साइज की चोरी कर रखी है। अब तो जीएसटी हो गया तो वो एक ही हो गया, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स तो बरकरार है। मैं कहूँ तुमने इनकम टैक्स की चोरी कर रखी, यहाँ पर तुम्हारी बैलेंस शीट, ज्ञान होना चाहिए इसके लिए, भाई तुमने यहाँ ये कर रखा, ये तो इनकम में आता है, तो इनकम टैक्स कितना एक्सेप्ट किया तुमने, पिछले साल के रिटर्न्स दिखाओ। मांग सकता हूँ रिटर्न, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए मांग सकता हूँ कि भाई पिछले साल के इनकम टैक्स के रिटर्न्स दिखाइए। आपने मंडी समिति के टैक्स की चोरी की है, जरा वो दिखाइए। आपने ये किया है, नगर निगम के टैक्स की चोरी की है, जरा वो दिखाइए। मुझे तो वो कह रहे साहब चक्कर मत पड़े, अपने विभाग का देखिए सर, बाकी ये रहे पैसे ही रखिए, क्यों बेकार में उलझ रहे हैं, ये लो हो गया काम। एक्चुअली जनता ने पहले तो घूस दी, ऑफर की, अब लग गया शेर के मुंह खून। अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, संस्थागत हो गई घूस। अब जब कोई न दे तब तक आत्मा तृप्त नहीं होती, जब तक सुबह से शाम तक कुछ पैसे जेब में ना आ जाएं तब तक अधिकारियों की आत्मा, कर्मचारियों की आत्मा तृप्त नहीं होती। सोचिए आप, कुछ घूस ऐसी होती जो यूं ही दी जाती है, जैसे कि पिताजी का कर्ज निकाला था, हम लोग मजाक में कहते हैं ना कि तुम्हारे पिताजी का कर्ज निकाला हुआ है क्या, ऐसा लगता है जैसे जनता ने हमारे लिए कर्ज निकाल रखा था, यानी वो कर्जदार है और वो चुकाने आई है। ट्रक निकलते जाते हैं। मोहन नगर चेक पोस्ट पर मैंने देखा, मोहन नगर बहुत बड़ी चेक पोस्ट, एशिया की कहते थे सबसे बड़ी चेक पोस्ट थी, अब तो कोई चेक पोस्ट है नहीं सेल्स टैक्स में। तो चपरासी और क्लर्क यहाँ पोस्टिंग कराने के लिए भारी मात्रा में पैसा दिया करते थे। अधिकारियों को यहाँ कुछ नहीं मिलता था, जो घूस का अमाउंट है ऐसा कुछ मिला नहीं करता था। ऐसा कुछ का मतलब लाइक नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। तो अधिकारी को बात यह ना कि अधिकारी अपनी बुद्धि लगाएगा कहाँ, प्रति मिनट एक ट्रक निकल रहा है, एक गेट से ट्रक आता है, बीच में चेकिंग का प्रोविजन है और दूसरे गेट से निकल जाता है, कितना हम चेक कर लेंगे पर मिनट एक ट्रक का रेट, कभी कभी तो एक मिनट में 2 ट्रक साइड बाई साइड पास हो जा रहे हैं, तो हम लोग चेक नहीं कर सकते थे। टेस्ट चेकिंग के लिए कुछ ट्रक खड़े कर लेते थे, उसमें बड़ी ही फजीहत थी बहुत ज्यादा। पल्लेदारों का नेक्सस था, पल्लेदार मिले हुए थे, ट्रक का ओनर जो है पल्लेदारों को पैसे दे दिया करता था, तो पल्लेदार अंदर घुस के जो बोरे वोरे निकालते थे तो वो जानबूझ के वो चीज छिपा जाते थे जो 2 नंबर की होती थी, यानी जिसका टैक्स पेड नहीं होता था। व्यापारी लोग जो है पल्लेदारों को पैसा दे दिया करते थे, बहुत बड़ी कमाई थी पल्लेदारों की। पर ट्रक पल्लेदारों को सन 92-93 में 500 रुपए तक मिल जाया करता था। इट वॉज ए ह्यूज अमाउंट। और जो गेट पे चपरासी तैनात होता था, उसको बिना कहे, एक पुलिस वाला और एक चपरासी, उनका काम केवल एक था, गेट पास लेना और गेट खोल देना। जो चुंगी का बैरियर होता है नीचे रहता है, ऊपर उठा देना। इस बात के 20 रुपए चपरासी को और 20 रुपए सिपाही को, कांस्टेबल को। फिर बाद में दोनों मिला के 25-25 यानी 50 का नोट हो गया। इंक्रीमेंट होना चाहिए, महंगाई भी तो बढ़ती है, घूस भी बढ़नी चाहिए। ये रकम बिना मतलब की थी। अगर वो गेट पास जब दे रहा है, जब अधिकारी ने गेट पास पे मोहर लगा दी, सिग्नेचर कर दिया, लेकिन क्या होता था, चपरासी की शक्ति बड़ी है। अगर चपरासी ट्रक रोक दे और उससे कहे कि वापस जाओ, और अधिकारी कह दे कि सर मैंने इसमें कुछ रखते देखा, अभी अभी एक आदमी ने इसमें कुछ रख दिया है ट्रक में, आपने जब पास कर दिया तो उसने आके 1 बोरा 2 बोरा डाल दिया, पता नहीं साहब केसर है क्या है, केसर बड़ी महंगी होती, पता नहीं सर केसर है या काला जीरा है या पता नहीं क्या है, कुछ ऐसी चीज डाल दी है लगता है, आप सब देख लीजिए। अब हम देखने के लिए वो खड़ा कर देंगे, मान लो कि हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है तो कल ही देखेंगे, 24 घंटे के लिए डिटेन हो गया, ट्रक वाले परेशान हो गए, तो वो 20-25 रुपए भुगतना ठीक समझता है, जिससे चपरासी महोदय, ये हर स्थान स्थान के देवता हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सारे देवताओं को नमस्कार है। तो ये सब देवता बने बैठे हैं, इनकी थान पे पैसे चढ़ाने, दक्षिणा चढ़ानी, तो चपरासी को देता। पर मिनट एक ट्रक निकल रहा है। आप टर्नओवर अपना कॉपी में बैठ के कैलकुलेट करते रहिए कि 24 घंटे चलने वाली चेक पोस्ट थी। 24 घंटे में 3 चपरासी बदलते थे, मतलब 8-8 घंटे के लिए 3 चपरासी आते थे, एक के बाद एक, ऐसी पुलिस वाले आते थे। तो आप 8 घंटे के मिनट बना लीजिए और ट्रकों की गणना कर लीजिए, 25 रुपए गुणा कर लीजिए, सोचिए चपरासी कोठी तो बन गई। क्लर्कों को प्रत्येक ट्रक पर 50 रुपए मिला करता था। ट्रक के फार्म के साथ 50 रुपए का नोट संलग्न करके बाकायदा दलाल लोग पहले से तैयार रखते थे, 50-50 का नोट उसमें बाकायदा नत्थी करके, और वो नत्थी करके संलग्न करके रखा करते थे, जिससे कि
पैसे उस समय कहाँ से आएंगे? ट्रक वाले आते थे, 200 रुपये दलाल को देते थे, 200 रुपये दलाल ने लिए, फॉर्म भरा, 50 का नोट पहले लगा हुआ है, 150 उसकी फीस हो गई, 50 का तो लगा ही है उसमें पहले से। फॉर्म भरा उसका, फॉर्म 35 हुआ करता था, फॉर्म 35 भरा, फॉर्म 31, 32 भरा, ये सारा काम किया, ले आया, क्योंकि ट्रक वाला भरना जानता नहीं। ये तो चलो उसकी मेहनत हो गई दलाल की। कुछ दलाल शातिर भी थे, वो कहते तुम्हारे ट्रक में तो बहुत गड़बड़ है, तुम्हारी चीज में ये गड़बड़ी, साहब पकड़ लेंगे, अगर बचाना चाहते तो 1000 रुपए लेंगे। तो 1000 ले लिया। पर ट्रक 1000 का रेट हो गया दलालों का, हर बात में कमी निकालते थे, तो ड्राइवरों से पर ट्रक 1000 ले लिया करते थे। कुछ जो जिसमें कुछ खास नहीं होता था, तो वही 150-200 रुपए का रेट चलता था। कितनी ह्यूज इनकम थी दलालों की। 50 रुपए क्लर्क को मिल रहा है, 5 क्लर्क बैठे होते थे और सारे ट्रकों का पूरा हिसाब किताब होता था। देयर वॉज नो कट ऑफ ऑफिसर, मेडिकल टर्म्स में जिसे कट कहते हैं, कोई कमीशन ऑफिसर्स के लिए कोई कमीशन नहीं था। अब ऑफिसर इसको देखें और कुड़ते रहे तो इसको पकड़ नहीं सकते थे। एक बार पकड़ लिया गया। हमारे एक डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने एक अभियान चलाया और उन्होंने जो है, पहले डिप्टी कमिश्नर हेड हुआ करते, बाद में उन्हीं को ज्वाइंट कमिश्नर कहने लगे। उन्होंने अभियान चलाया कि जैसे ही ट्रक घुसेगा उसका नंबर नोट होगा, कांटे पर वो चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद वो आगे जाएगा, उसका नंबर पुकारा जाएगा, तब वो आए। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो अनाउंसमेंट करने का जिम्मा मुझी को दिया गया था। मुझे पता नहीं था यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे बहुत व्यवस्था में विश्वास करने वाले थे, कायदे से काम करने वालों में, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ईमानदार थे, क्योंकि मेरा कभी सामना नहीं पड़ा ऐसा उनसे डायरेक्ट। बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे उस समय डिप्टी कमिश्नर, आज के ज़माने में तो सबका ग्रेड नीचे हो गया, तो कभी वास्ते ही नहीं पड़ा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी की थी। इससे क्या होने लगा कि सबके पैसे मारे जाने लगे, तो लोगों ने मूवमेंट, बाकायदा आंदोलन, चेकपोस्ट जाम कर दी, धर्म कांटा खराब कर दिया, गेट का जो गेट पर लोहे का दरवाजा लगा था, लोहे का गेट लगा था, जो खोल के ट्रक अंदर आते थे, उसको जाम कर दिया और तमाम चीजें खराब कर दी, बिजली की लाइन बर्स्ट कर दी, जला डाली, और जाने क्या क्या किया, पानी भर दिया लाइन में, जो धीरे धीरे वो सुलगती रही लाइन, फट गई लाइन, आखिरकार चेकपोस्ट का कामकाज ठप हो गया। ये सब कर्म किए उन लोगों ने। आखिरकार व्यवस्था ज्यों की त्यों ढर्रे पे फिर चलने लगी। नो वन कुड चेक इट, कोई कुछ नहीं कर पाया, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। मैंने एक किसी वीडियो में बताया हुआ कि मुख्यमंत्री जब एक आए तो उन्होंने आके ये कहा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये दोबारा की बात है, ये 90 की बात नहीं हुई, ये 2001 के बाद की बात है, आई थिंक 2001 की ही बात है। तो कड़क मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कोई घूस नहीं ली जाएगी, तो चेक पोस्टों पर साफ कह दिया गया। तो बिल्कुल वास्तव में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था, लेकिन ढाबे पे पूरा हिसाब लिखा जा रहा था। ढाबे वाला पर्ची देता था कि खाना खाया इतना रुपया लिया। इस पर्ची में खाना नहीं खाता था ड्राइवर, पैसा देता था खाली। अब इस बात को चेक नहीं किया जा सकता कि ढाबे पे वो खाना नहीं खा रहा, पैसा दे रहा। ढाबे वाला कुछ रुपए अपने लिए लेता था और बाकी जो भी रेट उस समय था, जो भी, तो वो पुलिस वालों का और ड्राइवर का और उसका पुलिस वालों का, चपरासी का और क्लर्कों का सारा पैसा इकट्ठा ढाबे पे पेमेंट किया जाता था। मोहन नगर के आगे बहुत से ढाबे अभी भी हैं बाकायदा, इन ढाबों पर बाकायदा पेमेंट होता था। हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। रीजन ये कि हर एक ड्राइवर आ रहा है, हाँ साहब हमारे खाने के पैसे, ट्रक नंबर फलाना। तो हमने कहा ट्रक नंबर क्यों बताता है ये कि साहब कभी कभी हम हिसाब भी रखते हैं अपना, कभी पैसे देते हैं, कभी आगे के लिए लिखा देते हैं, तो हमारा खाता चलता है यहाँ ट्रक नंबर से। अब क्या कर लोगे इसको? वो प्राइवेट है ढाबा, मेरा उस पर कोई बल नहीं है, वश नहीं है मेरा। मैं खाली ये चेक कर सकता हूँ सेल्स टैक्स दे रहा है कि नहीं, तो वो रजिस्टर्ड करा लेंगे और टैक्स भी दे देंगे, कौन सा फर्क पड़ रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उस करप्शन कोई नहीं रोक पाया, ये करप्शन चलता रहा कंटिन्यूसली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ढाबे वाले को भी मिलने लगा, जो एक हिस्सेदार नहीं था पहले, उसको भी मिलने लगा। चपरासी, गेटमैन और जो पुलिस वाला तो था ही, क्लर्क थे ही अंदर वाले, ये भी सब होने लगे। तो बात यह है कि ये ऐसी चीजें हैं। अधिकारियों को क्या होता था? अधिकारियों को एक पैसा, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक घूस का पैसा इस बात का मिलता है कि सर मेरे ट्रक की ओर आंख मत उठाना, निकल जाए तो इस पे ये चिन्ह लगा हुआ है, साइड में एक निशान लगा हुआ है, दुर्गा जी की मूर्ति लगी, भगवान का सहारा लोग लेते हैं। बालाजी लिखे हुए ट्रक, ज्यादातर बालाजी लिखे हुए, बालाजी के नाम पे लिखी हुई दुकानें, बालाजी की बुरा मत मानना, किसी की हो तो अदरवाइज मत लेना, लेकिन मैंने अपने अनुभव में, डिपार्टमेंट के अनुभव में ये लिया है कि बालाजी लिखे हुए ट्रक हमें हमेशा बहुत 2 नंबर के मिले, बहुत ज्यादा। लोग भगवान का सहारा लेते हैं।
दुर्गा जी की मूर्ति खास तरह से बनाई जाती थी। ये कह दिया जाता था कि ये मूर्ति अगर है तो इसको टच ना किया जाए, क्योंकि ये जो है ये ट्रक को ना देखा जाए, इस बात के पैसे मिलते थे। जो नहीं लेता था ना ले, उसका हिस्सा दूसरे बांट लेंगे। तुम्ही में से किसी बच्चे ने लिख रखा है कि सर मेरी पोस्टिंग वहां फलानी जगह हुई है, और अगर मैं नहीं लेता हूं तो मेरे हिस्से का दूसरे लोग बांट लेते, कोई बात नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ कि तो कोई बड़ी बात नहीं, आप मत लीजिए, आप दूध के धुले बने रहिए, बाकी तो नहीं है, वो आपका हिस्सा खा जाएंगे, हिस्सा तो मिलेगा। चेकपोस्ट पर मंथली पैसे आते रहे, मंथली। मोबाइल स्क्वाड में भी, अभी मोबाइल स्क्वाड है तो क्या नहीं आते होंगे, मोबाइल खूब जीएसटी लग जाए, मंथली पैसे। फलाना ट्रांसपोर्ट कंपनी के इतने पैसे हर महीने, फलानी ट्रांसपोर्ट कंपनी के इतने हर महीने पैसे। मुझे पुलिस विभाग का अनुभव नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा, या और विभाग का अनुभव नहीं है। आरटीओ में भी ऐसे होता है, यहां भी आरटीओ का तो जग जाहिर हो गया, आपने देख ही लिया। मंथली पैसे बाकायदा आदमी आता है और दे जाता है। नहीं आता दे जाने तो इतने बेशर्म अधिकारी हैं रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्टर की दुकान पे पहुंच जाएंगे और वहां जाके ले आएंगे जाके, और ट्रांसपोर्टर उनको बाकायदा सेठ की तरह तनख्वाह बांटता है। जैसे एक ट्रांसपोर्टर कहता था, सर इतने अधिकारी मेरे पेरोल पर हैं, आप कब आओगे? मैंने कहा पेरोल पर मतलब क्या? कि साहब जैसे एम्प्लॉइज को तनख्वाह बढ़ती है, पहली तारीख को बांटते हैं, सारे अफसर आके ले जाते हैं लाइन लगा के। इतने सारे डिपार्टमेंट के अफसर हमारे यहाँ आते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। मैंने कहा भैया तुम ये सपना तुम्हारा पूरा नहीं होने का, मैं तो नहीं आता लाइन लगाने तुम्हारे यहाँ, और ना मुझे चाहिए। काम कायदे से करो, नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं छोड़ा। बहुत बड़े धुरंधर ट्रांसपोर्टर्स थे, उनको पूरे प्यार से बाकायदा ट्रीट करते हुए और पूरी रेड ऑर्गेनाइज की, पूरी तरह रेड की। जानते हैं सब, एवरीवन नोज। अलीगढ़ के शातिर से शातिर ट्रांसपोर्टरों को पकड़ा है, गाजियाबाद के शातिर से शातिर गोदामों में रेड की है और जाके पकड़ा है, माल पकड़ा है। ये नहीं कि रेड दिखावे की कर ली हो खाली, वो भी नहीं, पूरी तरह माल पकड़ा है जाके। रीजन ये, आपके अंदर जब आत्मिक बल होता है, फोर्स होता है, देन यू कैन डू। लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत से अधिकारियों के विरुद्ध तमाम कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टर्स या बड़े बड़े व्यापारियों की पहुंच बहुत ऊंची है, वे उस ऊंची पहुंच के नाते उस अधिकारी की कंप्लेंट करते हैं और फिर उसके खिलाफ तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, बहुत मेरे साथ भी हुई हैं, और मुझे झेलना पड़ा है उसके लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तो वो मेरे खिलाफ तमाम चीजें होंगी और लोग आपकी इमेज बिगाड़ कर रख देंगे। आप भ्रष्ट नहीं होंगे, लेकिन लोग साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप भ्रष्ट हैं। लोग कहेंगे इसलिए आप ईमानदार बनते हैं क्योंकि आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ये कहेंगे लोग। ये होता है, आज का जमाना इसी प्रकार का है। तो एक करप्शन ये हुआ, धमकी देके, ब्लैकमेल करके, दूसरे डिपार्टमेंट से डरा के, ये सब है। एक करप्शन घर में घुस के होता है, घर में घुस के आदमी पैसा ले जाता है, कि दबंग अधिकारी तमाम दुकानों पर, फैक्ट्रीज पर, तमाम जगहों पर जाके अंदर कहते हैं मुझे रेड ऑर्गेनाइज करनी है, नहीं तो मुझे दो पैसा। पिटते भी हैं कभी कभी और मरते भी हैं कभी कभी। इटावा में भट्टे में झोंक दिया था अधिकारियों को किसी जमाने में। और कभी कभी अधिकारी जो बहुत सेंसरी ऑर्गन्स के गुलाम होते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में कहें कि जरा लड़कियों औरतों के शौकीन होते हैं, जो पुरुष अधिकारी, ये भी मरते हैं। इतना लालच मिलता है इन बातों का कि सर हमारे पास ये भी सुविधा है और ये भी है, और आपको जैसी आपको चाहिए वैसी मिल जाएगी। जब लोग इसमें चक्कर में पड़ते हैं तो लोगों को वही लोग ऐसे लालच में लाके मार देते हैं। मारे गए बहुत से अधिकारी, इटावा में एक अधिकारी मारे गए थे इसी पचड़े में। उनको बुला लिया था कहीं पर कि कोई इंतजार कर रही है उनका, उनके लिए अरेंज की गई है वगैरह वगैरह, ऐसा मैंने सुना था। आई डोंट नो द रियलिटी, बट ये बहुत ज्यादा खबर रही थी। इसी तरह आगरा में एक रेड करके आए हुए अधिकारी मारे गए थे इसी में कि उनको कहा गया था कि आपको मैं ये प्रोवाइड करूंगा। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में रेड करने गए लोगों के सामने पूरी लड़कियां दिखा दी गई जो एम्प्लॉयज थी इनमें से जो पसंद हो आप छांट लीजिए। मैं उस रेड में था। हम लोगों ने कहा कि बस बड़ी आपकी कृपा जो आपने ये हमारे ऊपर इनायत की, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। सारे अधिकारियों ने एक स्वर से उन्हें मना कर दिया, कहा चुपचाप रेड कराइए पूरी, ये सब अफसराएं मत दिखाइए हमें, अपना अपने लड़कियों से कहिए काम करें। तो अधिकारी जानते थे कि ये आज फंसाएगा, कल को मार डालेगा, कल को यही लाश दफन होगी सीधे सीधे। बात ये ना, ये सब इन लोगों के बाएं हाथ का खेल है। जब आप उसका इतना बिगाड़ रहे हैं, रेड कर रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो वो क्यों छोड़ देगा? वो छोड़ेगा नहीं। लोगों ने बड़ा हितैषी समझते हैं और उनके झांसे में आ जाते हैं। अप्सराओं से तो विश्वामित्र भी हारे हैं, अप्सराओं की कमी नहीं है भैया। धोखे मत रहना, नौकरी में आओ तो जरा बच के रहना।
ये बहुत बड़ा सबक है जो जीवन भर याद रखना है। जब सिलेक्शन हो जाए तो इस चीज को याद रखना, जब कभी आपको सेक्स का लालच मिले तो मारे जाओगे, ये जान लो, छोड़े नहीं जाओगे। या तो ब्लैकमेल होते रहोगे जिंदगी भर, और या मारे जाओगे। इसलिए ये इस पचड़े में मत पड़ना कभी भी। सब दुनिया देख के आया हूं तो बता रहा हूं। तो भ्रष्टाचार के रूप यही नहीं कि धन है, सुविधाएं भी हैं। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अगर आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आपका भ्रष्टाचार अलग है। भ्रष्टाचार ये है, सर आपकी वैष्णो देवी की यात्रा अरेंज करवा देते हैं, आप बस खाली हुक्म करो, आपके पूरे परिवार के लिए सब अरेंजमेंट कर देते हैं, वहां रहने सहने का व्यवस्था है, सारा सब करा देते हैं। अधिकारी प्रसन्न, कितना धार्मिक व्यापारी है, कितना जनता का आदमी, कितना धार्मिक कदर करता है। वो घूस, शुद्ध रूप से घूस है। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में भी ये घूस ही है। उन्होंने आपके लिए यात्रा का अरेंजमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, घूस है। सर आपके लिए ये अमरनाथ यात्रा अरेंज करा देते हैं। अब देखिए, आज तो अमरनाथ यात्रा के नाम से बहुत लोगों की रूह कांप रही है, लेकिन ऐसा होता है, कई बार कहा जाता है। व्यापारी कहते हैं कि सर हमने की है, हमारी एक टोली है पूरी अमरनाथ यात्रियों की, हम आपका अरेंजमेंट करवा देते हैं। आपके लिए तमाम तरह तरह की मूर्तियां, महंगी महंगी जयपुर की मूर्तियां और तमाम सारी मूर्तियां, वो सब ला के दे सकते हैं। धार्मिक मूर्तियां जैसी आप चाहेंगे वो दी जा सकती है। घूस, आपका टेस्ट उधर है ना, तो इसलिए। मुरादाबाद में पोस्टेड था तो ट्रेजरी ऑफिसर था, तो गिफ्ट में दिवाली पे अयोध्या बिस्लरी, अयोध्या डिस्लरी, नॉट बिस्लरी, अयोध्या डिस्लरी, अयोध्या नाम है, बिलारी, बिलारी में है, होगी अभी भी होगी, आई डोंट नो। वहां से बहुत सुंदर गिलास, स्टैंड वाले गिलास जो जाम वाले होते हैं, छलकाए जाम आपके नाम वो टाइप के, और बोतलें शराब की, डिस्लरी है तो शराब ही बनती है वहां। ये सब चीजें डिब्बा भर के आया। मैंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या ले आए भाई, कि सर दिवाली गिफ्ट है, सब अधिकारियों को आती है, आपके लिए भी आई। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, ना मैं पीता हूँ ना ये गिलास मेरे काम के हैं। बोले अरे सर ठीक है, बॉटल वापस ले जाते हैं, गिलास तो रखिए सर। हमने कहा इन गिलासों में लस्सी पीऊंगा, लोग कहेंगे पीते होंगे, हमें दिखाने के लिए लस्सी पी रहे हैं। ये गिलास तो मैं नहीं रख सकता घर में, शराब के गिलास हैं ये, इनको मैं नहीं रख सकता। वापस दे दिए। बाद में एक एडीएम साहब थे, कहने लगे अरे दीक्षित तुमने वापस क्यों कर दी यार, रख लेते, मुझे दे देते। हमने कहा सर गलती हो गई, आइंदा से आएगा तो आपके लिए रख लेंगे, दे देंगे, कोई बात नहीं। खैर है बात ये ना, तो उन्होंने कहा मुझसे बाद में फोन करके कि सर मैं आपको दिवाली पे क्या दूं। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं, आपने मुझे इस लायक समझा, बस इतना ही काफी है। आपकी श्रद्धा और आपका जो भाव है मेरे प्रति वही बहुत है। बोले सर हमारे यहाँ तो डिस्टिलरी है तो यही बनता है, तो वही प्रोडक्ट हम देते हैं, बाकी ठीक है आप पसंद नहीं करते तो मैं फ्रूट बियर भिजवा देता हूँ। हमने कहा उसमें बियर लिखा हुआ है, मैं फ्रूट बियर भी नहीं पीता, क्योंकि बियर है अल्टीमेटली, कुछ तो स्वाद कहीं ना कहीं हो गई, अल्टीमेटली रहने दीजिए आप मुझे। मैंने कहा मैं डिफरेंट ही टाइप का पर्सन हूँ। तो उन्होंने फिर मिठाई विठाई दिवाली भेजी, बोले सर ये तो स्वीकार करिए, ठीक है उपहार है, कोई घूस नहीं है। उनका मुझसे कोई काम भी नहीं पड़ता था। आई वॉज ट्रेजरी अफसर एंड आई वॉज नो वेयर कंसर्न विद अयोध्या डिस्टिलरी। सिंपली उनका ये था, पूरे मुरादाबाद के अधिकारियों को वो गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है। वाम ऑर्गेनिक गजरौला, इसी प्रकार से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ मिलेंगी आपको। समटाइम्स कुछ चीज घूस नहीं होती है, वो विशुद्ध रूप से कुछ व्यापारी थोड़ा अधिकारियों का सम्मान करते हैं इसलिए देते हैं, और वो घूस होती भी नहीं है, क्योंकि जिसके बदले कोई अपेक्षा ना हो तो वो घूस नहीं है। हम लोग एक दूसरे घर जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, तो नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैंने आपको कई प्रकार की घूस बताई। कभी कभी क्या होता है, एक एक्टिविज्म होता है। एक्टिविज्म ये होता है कि जब अधिकारी अपनी सीमा से आगे बढ़ के प्रयास करते हैं। मेरे डिपार्टमेंट में एक अधिकारी थे, वो पिटे थे इस बात के ऊपर, काफी उनकी मार पड़ी थी, बड़े दबंग अधिकारी थे। लोग कहते थे कि उनकी मूंछ नीची हो गई, क्योंकि बड़ी मूंछ तान के चलते थे बहुत ज्यादा, बिल्कुल नुकीली यूं एकदम दोनों तरफ। उनका क्या होता था कि जब वो टैक्स लगा देते थे, फिर वो इंश्योर करते थे कि टैक्स वसूल हुआ कि नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वी आर टैक्स इम्पोजिंग ऑफिसर्स, वी आर नॉट टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर टिल आवर डेजिग्नेशन इज नॉट लाइक दैट। हमारे डिपार्टमेंट में एक डेजिग्नेशन होता है असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर। मैं आगरा में इसी पद पर रहा, चौथी बार जब पोस्टिंग रही मेरी, असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर। तब हम कलेक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो हमें कलेक्शन करना होता है, तब तो हमारा फर्ज है ये।
लेकिन जब हम केवल असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं तो हम असेसिंग अफसर होते हैं, हम टैक्स लगा देते हैं खाली, हम उसको वसूल करने की जिम्मेदार नहीं है। लेकिन वो हमेशा, जब आगरा की पहली पोस्टिंग थी मेरी तो आगरा में ही थे, तो वो हमेशा टैक्स वसूल करने के लिए पीछे पड़ जाते थे और वो कलेक्टर के पास तक पहुंचते थे कि वसूल हुआ कि नहीं हुआ। अमीन के पास भी पहुंचते थे, जो दरोगा या सिपाही होते थे उनके पास भी पहुंचते थे कि इस व्यापारी को छोड़ना मत, इसका टैक्स वसूल लो। एक दिन व्यापारियों ने मिलकर उन्हें धुनाई की, तबीयत से उनकी मरम्मत की, कुटाई की। कहा कि आप अपना काम करिए, बाकी हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मान लो हम अमीन को मैनिपुलेट कर लें कुछ पैसा दे दिला के, और जैसे भी करके। आप कौन होते हैं पीछा करने वाले? आप पीछा करेंगे, जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तुम कलम चलाते हो तो हम हाथ चला रहे हैं। धुनाई करती तबीयत से बाद में होती रही FIR वगैरह, कोई पकड़ा नहीं गया। जब भीड़ मरम्मत करती है तो कोई पकड़ा नहीं जाता। तो एक बात ध्यान रखो, अफसर पिट भी जाते हैं, बड़ी तबीयत से पिटते हैं, कभी कभी अति कर देते हैं ना। जब अत्याचार तो रावण का भी नहीं रहा, जब अधिकारी अति कर देते हैं तो कभी कभी व्यापारी या जनता उन्हें पीट भी देती है तबीयत से। मैं नैनीताल में जब ट्रेनिंग में गया तो बड़ा मजेदार एक सीन शूट हो रहा था। सपना और धर्मेंद्र की एक मूवी थी हुकूमत। पहले ही दिन मैंने वो सीन देखा, हुकूमत सपना और धर्मेंद्र की शूटिंग चल रही थी, जिसमें एक गाना था, इस अफसर का बाजा बजा दो। तो एक अफसर को सर मोड़ के फिल्म में शूटिंग चल रही थी कि उसको जो है बुरा भला कहा जा रहा था और गधे बिठाया जा रहा था। ये फिल्म में सीन है जो मैंने देखा था, इस अफसर का बाजा बजा दो। तो बाजा बजा देते हैं लोग, ये भी जान लो। सर्वशक्तिमान किसी अधिकारी को अपने को अनुभव नहीं करना चाहिए। आज की डेट में कोई अधिकारी सर्वशक्तिमान नहीं है। तो इसलिए ये जो करप्शन के बहुत सारे प्रकार हैं, हो सकता है कोई छूट गया हो बताने में, क्योंकि आकंठ लोग डूबे हुए हैं, गले गले तक डूबे हुए हैं, पता नहीं किस किस तरह का करप्शन निकाल रहे हैं। हाँ, एक और बता दूं, याद आ गया मुझे, बड़े ऊंचे लेवल पे जो ईमानदार किस्म के जो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े का मतलब मैं पद का नाम नहीं लूंगा, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना सोचिए, जो पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकिंग के टाइम पर जो ड्राफ्ट तैयार होता है, यानी कि जो तैयार होता है पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में कुछ शब्दों की हेरा फेरी पर या कोई नीति बनाने पर बड़ा भारी पैसा मिल जाता है। लॉबीज हैं व्यापारियों की, माफियाज हैं, लॉबीज हैं। लॉबी का मतलब एक व्यापार के व्यापारियों का इकट्ठा समूह। वो पूरी लॉबी उन तक अप्रोच करती है कि सर इतने करोड़ दे देंगे, आप केवल ये लाइन जरा ऐसे लिख दीजिए तो हमारा फायदा हो जाएगा। ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे जो सब क्लियर है कि कहाँ क्या होता है। वो लाइन अगर ऐसे लिख दी जाए करोड़ों मिल जाता। बाकी वो अधिकारी जनता में बड़े ईमानदार बने रहते हैं। जब वो कलेक्टर या कमिश्नर या कुछ रहते हैं पहले, तो वो अपनी छवि बना लेते हैं कि एक पैसा नहीं लेते, सर बहुत ईमानदार है, बड़े ईमानदार है भाई। ऊपर जाके जब ऊपर पहुंचते हैं तो एक एक लाइन के करोड़ों रुपए मिल जाते हैं इस चीज के, क्योंकि उस लाइन से पूरी लॉबी का भला होता है पूरा। टैक्स के रेट घटाने बढ़ाने के पैसे मिल जाते हैं। टैक्स के रेट बढ़ाने का अधिकार सिर्फ जो है विभाग को है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है ये। संविधान के अनुच्छेद 110(1) में जो है 110(1) में किसी कर का उत्सादन परिहार सब लिखा हुआ है। टैक्स का हटाना, घटाना, उसका पॉइंट चेंज करना, ये सब तो लिखा है, ये संसद का अधिकार है। लेकिन बढ़ाना नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ लेना आज जाके 110 का नंबर 1। बढ़ाना कहीं नहीं लिखा, तो टैक्स बढ़ाएगा कौन? बढ़ाने का अधिकार मंत्रालय का है, और यानी सचिवालय का। तो सचिवालय बढ़ाता है, महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इतना इतना कर बढ़ाया जाता है। ये बढ़ाने का काम जब होता है तो इसके अंदर जब टैक्स बढ़ाया जाता है तो कितना बढ़ाया जाए इस बात पर भी हो जाता है मामला, तमाम चीजें। तो नीति निर्माण में भी, और आपने एक तो घूसखोरी देख ही लिए, ऑपरेशन दुर्योधन। संसद में प्रश्न पूछने के ऊपर ऐसा केस हुआ था, क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी आई डोंट नो। जितना आप जानते हो उतना ही हम जानते हैं, न मैं संसद में हूं न मुझे पता है। ऐसा न्यूज़पेपर्स में आया था कि प्रश्न पूछने के लिए किसी सांसद ने पैसे लिए थे। तरीके हैं, इनोवेशंस हैं नए नए प्रकार के, जैसे भी जिसने किया हो। ऐसे ही व्यापारी ही बताते हैं कि वो उनके लॉबीज जो हैं वो जाके ऊंचे स्तर पर जाके इस बात के लिए पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं कि ये लाइन ऐसे घुमा दी जाए, ड्राफ्ट में ऐसे कर दिया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसा करते हैं। एक लेवल ये भी होता है। एनेक्टमेंट में डिले, इसके बाद जो है आप दूसरे क्षेत्रों में देखें तो हर जगह आपको मिल जाता है, तमाम जगहों पर आपको मिल जाता है। एक्चुअली क्या है, कुछ जगह पर अधिकारी भ्रष्ट नहीं है,
मतलब ऐसा नहीं कि वो होना नहीं चाहते हैं, नहीं या हो नहीं सकते किसी कारण से, लेकिन जो जनता के लोग हैं जो उन तक पहुंचाते हैं, चाहे वो मिडिलमैन हो, दलाल हो या बीच के प्रोफेशनल्स हों, वो इतना पैसा ले लेते हैं उनके नाम पर कि लोगों को लगता है कि अधिकारी ने लिया होगा, जबकि अधिकारी ने नहीं लिया। मैं ट्रेजरी में बताऊं, डिपार्टमेंटों से बिल पास कराने के, टीए बिल पास कराने के, जब मैं सेल्स टैक्स में आ गया तो टीए बिल पास कराने के पैसे मेरा क्लर्क मुझसे लिया करता था। मेरे टीए बिल में से काट लेता था, कैश मिला करता था पहले, तो काट लेता था कि सर इतना ट्रेजरी में खर्च हो जाता। मैंने कहा भैया मैं ट्रेजरी से ही आ रहा हूं, मैं ट्रेजरी अफसर रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं लिया किसी से। कि सर वो नीचे के लेवल पे लिया जाता है। तो वहां क्लर्क लोग इतना पैसा ले मरते हैं, नाम होता है कि अफसर ले रहा, अफसर तो लेता नहीं है, वाकई नहीं लेता। और नीचे के लेवल पर इतना इतना पैसा ले लिया जाता है ट्रांसफर टीए पास कराने का, टीए पास कराने का। जितना पैसा ट्रेजरी क्लर्क लेता है वो भी एक रूटीन है। मान लीजिए आज के जमाने में सपोज करिए 200 रुपए हो या 100 रुपए हो, लेकिन जब डिपार्टमेंट का क्लर्क होगा, जिस डिपार्टमेंट का टीए बिल बन रहा है, तो वो 500 रुपए ले लेगा कि वहां देना पड़ता है, और थोड़ा सा इधर उधर होगा तो कहेगा 1000 रुपए लग गए। कोई ठिकाना नहीं है कोई कितना ले ले रहा है। तो ये मिडिलमैन जितने भी हैं बिचौलिए, ये और अधिकारियों की और कर्मचारियों की छवि खराब करते हैं। अब एक बार मैं अपनी सीट पे बैठा था, एक एडवोकेट आए, उन्होंने आके मेरे कान में कहा, और साहब सब ठीक है? हमने सुना था सर कुछ तबीयत नासाज है। हमने कहा नहीं नहीं ठीक है सब। तो हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन क्या था? नहीं नहीं सब ठीक है वकील साहब, सब ठीक। तो वकील ने कहा कि सर कुछ दवा मंगा दूं आपके लिए। मैंने कहा जब तबीयत ही खराब नहीं, काहे की दवा? कि नहीं मैंने सुना था कि आपको फीवर हो गया था। मैंने कहा नहीं नहीं कोई फीवर नहीं। अब मेरा एक्सप्रेशन देखिए, पहले मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं नहीं। वकील बड़ा कैलकुलेट करके बात कर रहा है कि मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा। कान में धीरे धीरे कर रहा है तो मैं भी धीरे जवाब दे रहा हूं। वकील ने अपना क्लाइंट दूर खड़ा कर रखा है, उससे कहा कि सर से पैसे की बात करने जा रहा हूं, पहले मैं 10,000 की बात करूंगा, 20 की बात करूंगा, करके देखूंगा कितने में एग्री कर जाते हैं। अब वहां बात करके आया, अब क्लाइंट देख रहा है कि मेरा एक्सप्रेशन क्या है। हाँ हाँ, अब इसका इस डायलॉग को, सारे डायलॉग पलट लीजिए। सर कुछ पैसे वैसे लेंगे? मैंने कहा हाँ हाँ। मैंने इसके लिए नहीं कहा, मैंने उसके लिए कहा जो उसने पहले पूछा था। लेकिन वो अपने क्लाइंट को ये कह रहा है कि मैंने सर से कहा कि सर कुछ इसमें पैसे लेके काम हो जाएगा? सर ने कहा हाँ। मैंने कहा सर 10,000 देना चलेगा? सर ने कहा नहीं। अब वो तो एक्सप्रेशन देख रहा है। आके वकील साहब कह रहे हैं उससे, क्लाइंट से कि 10 में काम नहीं होगा, 20 दो तो होगा। वकील साहब को पता है कि सर जो है बिल्कुल भी पूरी ईमानदारी में अपने आप काम कर रहे हैं, क्योंकि काम जेन्युइन है। इस काम में सर तो कभी कुछ कहते नहीं। वकीलों को पता होता है नेचर अधिकारी का, ये वाला काम तो बिना पैसे कुछ हो जाए। जो जो अधिकारी घूसखोर है उनके बारे में पता होता है, इस वाले काम में तो पैसे लगेंगे नहीं, उसमें भी ले लेते हैं। बाय द वे वो भट्टे वाला आदमी जो भट्टे चलते थे जिसके, वो एक बार मुझे मिल गया कि और साहब सब ठीक है। बड़ी दोस्ती लहजे से बात करने लगा, नॉर्मली व्यापारी ऐसे बात नहीं करता। मैंने कहा सब ठीक। ये सर कभी आइए भाई। हमने कहा अरे कहाँ टाइम है आने का। कि नहीं सर वकील साहब को लेके आए, कभी दावत आवत हो जाए कुछ पीने पिलाने की। हमने कहा हम तो पीते पिलाते नहीं। सर क्या बात कह रहे हैं? वकील साहब तो 5 बोतलें ले जा चुके अब तक आपके नाम पे। हमने कहा हमारे नाम पे 5 बोतलें ले जा चुके? तो भैया पूछ रहे ना वकील साहब से। अब वकील साहब अरे साहब हमें मिल जाने दो, कौन सी आपको दिक्कत हो रही? हमने कहा तो मेरे नाम पे क्यों लेते हो भाई, तुम खुद अपने दम पे ले लो, मेरे नाम पे क्यों ले रहे हो? मैंने कहा अब ये बताओ पैसे कितने ले लिए मेरे नाम पे? पता चला कि 30-40 हजार रुपए गटक गए। ये दुनिया बड़ी अजीब है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सो कॉल्ड ईमानदार बने, आईएएस पीसीएस की नौकरी में जाना चाहते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। बच्चे ही हो, बच्चे ही रहोगे। या तो जब मेरे सामने झूठ बोलते हो कि मैं बड़े आदर्शवादी के लिए जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चे झूठ बोलते हैं कि ईटिंग शुगर नो पापा, लेकिन हम खूब जानते हैं बेटा कि कितनी शुगर खाई है तुमने या कितनी खाने जा रहे हो, ये मुझे पता है। चलो तुम में से कुछ ईमानदार भी होंगे जो ईमानदारी से कुछ करने जा रहे होंगे, जॉब नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, चलो इस नौकरी में जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाओगे। मैं निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखता, ये एम्पेरिकल दृष्टिकोण है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण है। आपके नाम पे कितने लोग खा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। छवि किसकी खराब होगी? आपकी। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, आप करोगे क्या? उस एडवोकेट का मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं उसको ज्यादा कुछ कहूंगा तो पूरा एडवोकेट संघ हड़ताल कर देगा मेरे खिलाफ कि सर बहुत पैसा मांग रहे हैं, और मेरी कंप्लेंट करेगा और मुझे जवाब नहीं देते बनेगा।
वो फाइलों में गड़बड़ी करा देंगे, वो जानबूझ के फिर मेरी कंप्लेंट करेंगे, उन फाइलों में प्रूफ मिल जाएगा, क्लर्कों से मिल जाएंगे, क्लर्कों से मिल के फाइलों में हेराफेरी करवा देंगे, वो हेराफेरी पकड़ी जाएगी और मैं पनिश हो जाऊंगा, जेल जाने की नौबत आ सकती है। हर आदमी पंगा लेने से बचता है। तो कहता है ठीक है भाई, आप जो करना चाहो करो। ये एक दो एग्जाम्पल छोड़ के मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट मिले, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ज्यादातर एडवोकेट समझदार होते हैं और ज्यादातर वो ये समझते हैं कि अधिकारी जिस तरह का होता है उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन अधिकारी के नाम पे खाना पीना चलता रहता है। ये उनके उनके ऊपर कोई आचार संहिता लागू नहीं होती, वो प्राइवेट पर्सन है, वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं फीस के नाम पर, मेरे नाम पर भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई कहीं वो नहीं है, कोई कानून नहीं बनता उनके खिलाफ। वो वकील है, उन्हें खूब पता है कि उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनता अगर वो क्लाइंट से पैसा ले लेते हैं, क्योंकि घूस की कोई रसीद नहीं होती। अगर उन्होंने ले ली तो क्लाइंट लाख सोचता रहे, मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स असेसमेंट होना हो और मेरा वकील मुझसे चाहे जितना पैसा ले जाए अधिकारी के नाम पर, तो मैं अधिकारी के पास वेरीफाई करने नहीं जाऊंगा। मैं अधिकारी हूं स्वयं इस तरह के डिपार्टमेंट से, तो मैं एक बार मिल सकता हूं, लेकिन आम आदमी कहां मिलेगा जाके। ऊपर से वो इमेज ही बना देते हैं, बहुत खतरनाक अधिकारी है, मिलना मत जाके, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये सब बातें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कहानी बहुत लंबी है, क्या कर सकते हैं। तो ये सब होता है। बाकायदा ये जितने मैंने मेथड्स बताए हैं करप्शन के, ये आप लिख सकते हैं, ये रियलिटीज हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स छोड़ के आप लिख सकते हैं। प्रकार मैंने जितने बताए वो आप लिख सकते हैं।